बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है मैं आपको सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक समझाऊंगी। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को समझा था और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और अगर नहीं भी आई तो लेक्चर को दोबारा जो है दोबारा सुने और मेरे वर्ड्स पर थोड़ा गौर किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करेंगे। इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब सेक्शन 22 को समझते हैं। ट्रांसफ़र टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज। देखें, आपने सेक्शन की हेडिंग पर पहले बात है गौर करना है। हेडिंग को 2 से 3 मरतबा पढ़ें। मैं ये आपको एडवाइस करूँगी। ट्रांसफ़र टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज, यानी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा टू द मेंबर्स ऑफ क्लास, यानी किसी क्लास की, यानी सर्टन पीपल हैं, यानी सर्टन लोग हैं, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्लास किसे कहते हैं? मोर देन 2 पर्सनस को क्लास कहते हैं। ट्रांसफ़र टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज, यानी कोई कंडीशन है, यानी एज की कंडीशन है कि वो कुछ ख़ास उम्र को पहुँचेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन मेंबर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉपर्टी का। तो वे इस सेक्शन की वर्डिंग को पढ़ते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स only of a class as shall attain a particular age. Such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age. लेट्स सपोज, ये मैं आपको एग्जांपल से ही सेक्शन समझाती हूँ कि लेट्स सपोज ए ने जो है, ए फादर था, उसके बच्चे थे बी सी डी एंड ई। तो ये क्या है? ये एक मेंबर्स ऑफ द क्लास हैं। बी सी डी और ई जो हैं, उसके जो लीगल हायर्स हैं, ये क्या हैं? ये मेंबर्स ऑफ अ क्लास हैं। ये मोर देन 2 पर्सनस हैं। और ये क्या हैं? उसके बच्चे हैं। और ये क्या, उसने क्या रखी? कंडीशन रखी। उसने कंडीशन रखी है कि ये जब ये 18 साल के होंगे, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कंडीशन है पर्टिकुलर एज वाली, यानी जब ये अटेन करेंगे पर्टिकुलर एज, यानी 18 साल के जब होंगे, तब इन्हें प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर उनमें से कोई भी 18 साल का नहीं होता, यानी 18 साल से पहले मर जाता है, यानी 18 साल की उम्र किसी भी वजह से वो एक्वायर नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? ये कंडीशन फुलफ़िल उसके लिए नहीं होगी, यानी उसे ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं की जाएगी। अब इस सेक्शन को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। लेट्स सपोज अगर बी की डेथ हो जाती है, लीगल हायर्स में से बी की डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी किससे जाएगी? अब प्रॉपर्टी जाएगी रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ये सेक्शन यही बता रहा है कि जहाँ पे कोई 1 या 2 लोग नहीं कर पाते, या 2 से ज़्यादा नहीं कर पाते, कंडीशन को फुलफ़िल अटेन नहीं कर पाते पर्टिकुलर एज, तो जो कोई भी पर्टिकुलर एज एक्वायर करता है उसको वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है और उसको क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉपर्टी का। तो इस केस में प्रॉपर्टी बी सी डी और ई को जाएगी। बी की डेथ हो गई, उसे नहीं जाएगी। एक बात आपने गौर करना है कि मैंने कहा सी डी और ई को जाएगी, यानी बी के लीगल हायर्स को भी नहीं जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो कंडीशन थी ही नहीं। कंडीशन किन के लिए थी? बी सी डी और ई के लिए थी। तो बी की डेथ हो गई, इट मीन्स कि वो 18 साल की एज एक्वायर नहीं कर पाया। इसमें ये वो कंडीशन उसके लिए वो, यानी वो फेल कर गया इस कंडीशन को। और बाकियों ने क्या किया? सी डी और ई ने 18 साल की एज एक्वायर कर ली, यानी वो 18 साल के जब हुए उन्हें ये ट्रांसफ़र हो गया। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, वर्डिंग पढ़ रही हूँ दोबारा से। एन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स ओनली ऑफ अ क्लास एज शैल अटेन अ पर्टिकुलर एज, यानी उन्हीं मेंबर्स को जो कि पर्टिकुलर एज एक्वायर कर लेते हैं। सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज़ नॉट अटेन दैट एज, यानी उन मेंबर्स ऑफ द क्लास में ये इंटरेस्ट नहीं वेस्ट करता, यानी उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, हु हैज़ नॉट अटेन दैट एज, जिसने जो है वो एज अटेन नहीं की। अब है सेक्शन 23, ट्रांसफ़र कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट। फिर से पढ़िए, ट्रांसफ़र कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट। इसको हम सब्सिक्वेंट कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, यानी एक ट्रांसफ़र जो कि मबनी करता है किसी ऐसी कंडीशन के होने पर जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी क्या है?
अनसर्टन इवेंट है, अनसर्टन कंडीशन है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह बता के आई हूँ कि अनसर्टन कंडीशंस क्या होती हैं और सर्टेन कंडीशंस क्या होती हैं। अनसर्टन इवेंट या अनसर्टन कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि पॉसिबल हो भी सकती हैं और पॉसिबल नहीं भी हो सकती हैं। तो अब ये सेक्शन हमें बताता है कि ऐसा ट्रांसफ़र जो कि बेस करता है, जो कि मबनी है, जिसमें ऐसी कंडीशन लगाई गई है कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये सेक्शन कहता है अगर तो वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। ये बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इस सेक्शन में ये डायरेक्टली ये बात लिख दी गई है। और अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइए इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं अब। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू एक्रू टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इफ़ अ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट शैल हैपन। ये देखें, इस वर्ड को आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट को। इफ़ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन, यानी कि वो जो अनसर्टेन इवेंट है अगर वो हो जाता है, एंड नो टाइम इज़ मेंशन फॉर द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, यानी कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया, यानी टाइम की कोई लिमिट नहीं दी गई, किसी भी वक्त यानी अगर वो हो जाता है तो द इंटरेस्ट फेल्स अनलेस सच इवेंट हैपन्स or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to exist। अब इसमें दो चार बातें और भी हैं, वो भी आप समझेंगे एग्ज़ाम्पल से, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल अपने माइंड में ज़रा ड्रॉ करें या फिर कोई पेज पर ड्रॉ करें। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को और बी से कहा अगर सी जो है क्लास में फ़र्स्ट आता है तो ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या कहा, ए ने प्रायर इंटरेस्ट किस में क्रिएट किया, बी में, और बी से कहा कंडीशन रखी कि अगर सी जो है क्लास में फ़र्स्ट डिवीज़न ले लेता है या फर्स्ट आ जाता है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को। यानी प्रायर इंटरेस्ट ही बी है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ही सी है, और कंडीशन लगी हुई है सी के सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ही बनने पर, यानी अभी वो नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पहले बी को हुई है। सी का सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट तब बनेगा जब वो कंडीशन फुलफिल कर लेगा, यानी वो क्या हुआ, सी सब्सिक्वेंट कंटिजेंट इंटरेस्ट ही हुआ, ठीक है। सी क्या हुआ, सब्सिक्वेंट बाद में आने वाला जो कि कंडीशन पर डिपेंड करता है वो इंटरेस्ट ही है, वो सब्सिक्वेंट कंटिजेंट इंटरेस्ट, यानी वो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट तब बनेगा जब कंडीशन फुलफिल होगी। आई होप आई मेड इट दिस थिंग क्लियर टू यू कि दैट हु इज़ सब्सिक्वेंट कंटिजेंट इंटरेस्ट। अच्छा, अब क्या है कि ये सेक्शन क्या बताया, मैंने आपको एग्जांपल क्या बताई कि ए ने बी को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया और कहा कि सी जो है वो फर्स्ट डिवीज़न लेता है तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। और इस केस में जो है कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, टाइम की लिमिटेशन जो है वो नहीं दी गई। और एक बात कि ये एक अनसर्टेन इवेंट है, जैसा कि इस सेक्शन की वर्डिंग बता रही है कि स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, यानी ये एक क्या है, अनसर्टेन इवेंट है, वो फर्स्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब क्या होगा, तो अगर तो वो फर्स्ट आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट यानी सी को चली जाएगी। लेकिन एक और चीज़ जो है जो कि इस लास्ट लाइन में बताई गई है वो क्या है कि बी का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, यानी प्रायर इंटरेस्ट का ज़िंदा रहना भी तब तक ज़रूरी है जब तक वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं ले लेता। यानी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए प्रायर इंटरेस्ट का तब तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है जब तक कि वो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर लेता। कौन, बी, जो कि क्या है, प्रायर इंटरेस्ट है। ये बात जो है जो अब मैं बता रही हूँ ये बात मैंने आपको कहाँ पे बताई थी, सेक्शन 13 में भी बताई थी, ज़रा याद करें। वहाँ पे मैंने आपको सर्टन क्या बताई थी, कंडीशंस, सर्टन कंडीशंस बताई थी सेक्शन 13 को फॉलो करने के लिए जो थी, और उनमें मैंने आपको एक कंडीशन ये भी बताई थी कि प्रायर इंटरेस्ट का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं याद तो आप क्या करें, मेरा वो लेक्चर निकालें और उसको सुन लें, तब आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये प्रायर इंटरेस्ट का रहना ज़रूरी उस केस में भी है, यहाँ पर भी है। देखें जी, सी को जो कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना, उसको अब क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी
और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तभी हो सकती है जब तक क्या है, बी ज़िंदा रहे, ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट ज़िंदा रहे। तो अगर प्रायर इंटरेस्ट लेट्स सपोज बी जो है वो क्या हुआ, वो उसकी डेथ हो गई, सी ने फर्स्ट डिवीज़न भी ले ली, ठीक है ना। अब सी ने फर्स्ट डिवीज़न इधर से ली, इधर से जो है बी की डेथ हो गई, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि प्रायर इंटरेस्ट तो मर गया, अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। अब आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। मैंने आपको इस सेक्शन में क्या बताया है कि ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है कि किसी स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट पर जब कोई ट्रांसफ़र क्या होता है, मबनी होता है, कंटिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, और वो स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो क्या है, कहता है कि अगर तो वो हो जाता है इवेंट और प्रायर इंटरेस्ट भी ज़िंदा है, तब क्या होगा, उस सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी को उसको ज़मीन मिल जाएगी, यानी सी सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी बन जाएगा, यानी उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर तो वो जो है वो स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट नहीं होता, या फिर प्रायर इंटरेस्ट की डेथ हो जाती है और बेशक वो सब जो है वो फर्स्ट डिवीज़न भी ले आता है, यानी अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग भी हो जाती है, तब भी क्या होगा, तब भी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी, ए को वापस चले जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, प्रायर इंटरेस्ट की डेथ हो गई, ठीक है ना। ट्रांसफ़र करने से पहले, प्रॉपर्टी को सी को देने से पहले क्या हुआ, बी की डेथ हो गई। तो अब क्या, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी, ए को मिल जाएगी। ये सेक्शन सिर्फ इतना ही कहता है। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। अब आते हैं सेक्शन 24 पर। सेक्शन 24 क्या कहता है, ट्रांसफ़र टू सच ऑफ सर्टन पर्सन्स एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। सर्टन पर्सन्स एज सर्वाइव, जो बच गए, यानी उन लोगों को जो बच गए उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी एट सम पीरियड, यानी टाइम मेंशन नहीं है, एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, यानी किसी ऐसे वक्त जो कि स्पेसिफाई नहीं है, किसी भी वक्त। आइए इसकी वर्डिंग को पढ़ते हैं, तब आपको जो है ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। यानी जो कोई, इसका सिंपल मीनिंग इस सेक्शन का क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन लगाई गई थी, जो इंसान उस वक्त ज़िंदा होगा, तो उसी पर फुलफ़िल अगर वो कंडीशन हो रही है तो उसी को ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको ये वर्डिंग मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज़ टू एक्रू टू सच ऑफ सर्टन पर्सनस एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड, but the exact period is not specified. The interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to exist, unless a contrary intention appears from the term of transfer. अब क्या हुआ, कहता है ये सेक्शन कि लेट्स सपोज, एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेट्स सपोज बी को की फॉर हिज लाइफ। ये इलस्ट्रेशन यही बता रही है, लेकिन मैं आपको अपने वर्ड्स में बताती हूँ कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को फॉर द लाइफ ऑफ बी, और कहा कि जब जो है आफ्टर हिज डेथ, यानी उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सी और डी को जाएगी इक्वली, ठीक है। तो इक्वली उनके दरमियान जो प्रॉपर्टी है डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, लेट्स सपोज ए ने क्या किया, पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को, प्रायर इंटरेस्ट कौन है, बी है, बी को लाइफ टाइम के लिए कर दी, और कहा कि उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सी और डी को जाएगी। देखें, अब सी और डी जो है वो, अब इस केस में जो है टाइम पीरियड तो नहीं बताया गया, यानी कब जाएगी, किस वक्त जाएगी, लेकिन क्या कहा कि सी और डी को जाएगी, या उनमें से जो भी कोई ज़िंदा होगा उसको जाएगी, और अगर तो दोनों ज़िंदा हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी वाले को सारी चली जाएगी। अब लेट्स सपोज सी की डेथ हो जाती है, तो अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी, प्रॉपर्टी ज़ाहिरी बात है अब डी को जाएगी, क्योंकि वो सर्वाइवर है। ये सेक्शन सर्वाइवर से डील कर रहा है कि जो एक टाइम पीरियड पर जो है ज़िंदा है, लेकिन टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं था, जैसे इस एग्जांपल में ए ने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा था कि फ़लाँ पीरियड को ये जो है प्रॉपर्टी जाएगी किसको, सी और डी को, तो किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम को
प्रॉपर्टी जो है वो जो भी सर्वाइवर होगा उसको चली जाएगी। यानी सिंपल बात क्या की गई है, जो कि सर्वाइवर होगा, जो कि बचा होगा, उसको उससे रेलेवेंट ये सेक्शन डील कर रहा है कि जो बचेगा, जो ज़िंदा होगा, उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू एक्रू टू सच ऑफ सर्टन पर्सन एज शैल बी सर्वाइविंग। यानी जिनके लिए कंडीशन बनाई गई थी उनमें से जो भी लोग सर्वाइव कर रहे होंगे किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड पर, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई, तो जो ज़िंदा होंगे उन्हीं को प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सेक्शन सिर्फ इतना कहता है। द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव, जो कि ज़िंदा होंगे। व्हेन द लेकिन जो पीछे मैंने आपको बात बताई है कि प्रायर इंटरेस्ट का तब तक क्या है, रहना ज़रूरी है। व्हेन द इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द ट्रांसफ़र। जब तक कि कोई और जो है वो जो है अपीयर नहीं होता फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र, कोई और इंटेंशन अपीयर नहीं होती। यानी ये तो हर सेक्शन में ये लाइन लिखी होती है कि अगर आपने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है या कोई और कंडीशंस बना रखी हैं या कुछ और टर्म्स बना रखे हैं, फिर तो सही बात है उनके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई टर्म्स नहीं है तो फिर ये जो सेक्शन जो बताया वही होगा, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। दोबारा लेक्चर को सुन लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? कंडीशनल ट्रांसफ़र यानी किसी कंडीशन पर मबनी है ट्रांसफ़र, बेस करता है किसी कंडीशन पर। जस्ट अ सेकेंड। तो जी हाँ, हम पढ़ रहे थे कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र सेक्शन 25 में बताया गया, यानी कोई ऐसा ट्रांसफ़र जो कि किसी कंडीशन पर मबनी है, यानी कंडीशन। अब कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे ये सेक्शन बताता है कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए। अगर तो है, ये पढ़ते हैं, पहले इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज़ इम्पॉसिबल or is forbidden by law, or is such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, or is fraudulent, or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy। यानी अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दिया आपने कहा जो कि इमोरल कंडीशन है, यानी एक पहली बात है कि वो कंडीशन इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे? अगर आपने कहा कि अली जो है चांद तारे तोड़ लाएगा तो उसको प्रॉपर्टी जो है मैं अपनी ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब ये क्या है? इम्पॉसिबल है। फॉरबिडन बाय लॉ, आप कहते हैं कि अली जो है फ़लाँ को जाके मारेगा पीटेगा तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो अली को ट्रांसफ़र होगी। फॉरबिडन बाय लॉ है ये। और इज़ ऑफ सच अ नेचर, ये देखें मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, और इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। यानी अगर वो लॉ को डिफीट कर देती है, ऐसी कोई जो है कंडीशन है, यानी जिस तरह से किसी को कत्ल कर देना, और इज़ फ्रॉडुलेंट या किसी को फ्रॉड करती है, और इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन, यानी इंजरी है या और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर, या प्रॉपर्टी को इंजरी देती है किसी और की, और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, और कोर्ट उसे क्या रिगार्ड करता है, क्या कहता है कि इमोरल कंडीशन है, तो इस केस में ट्रांसफ़र क्या होता है? वॉइड होता है। ट्रांसफ़र सिरे से वॉइड होता है और ये कंडीशंस जो हैं वैलिड नहीं होती, और ऐसी कंडीशंस पर मबनी ट्रांसफ़र भी वॉइड होते हैं। ये सेक्शन हमें ये बताता है। अच्छा, इलस्ट्रेशन क्या कहती है? ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, द लीज इज़ वॉइड। अब देखें 100 माइल्स इन एन आवर क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन है, जो कि हो ही नहीं सकती। तो अब क्या है? ट्रांसफ़र वॉइड है। लीज़ इस केस में की जा रही थी, तो क्या लीज़ है, क्या है? वॉइड है। बी एग्जाम्पल क्या, बी की इलस्ट्रेशन क्या है? ए गिव्स जस्ट 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर, यानी ए जो है वो देता है 500 रुपये किसको? बी को, इस कंडीशन पर कि वो शादी करेगा ए की बेटी के साथ जो कि सी है। एट द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र सी वॉज डेड, द ट्रांसफ़र इज़ वॉइड। अब जिस दिन ट्रांसफ़र होना था सी की तो डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा, यानी कंडीशन इम्पॉसिबल हो गई। ए ट्रांसफ़र एज 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट शी शैल मर्डर सी। अब ये क्या है? ये एक क्या है? दूसरे को इंजरी पहुँचाने वाली, ये प्रोविजंस ऑफ द लॉ को डिफीट करने वाली
कंडीशन है। तो क्या है, द ट्रांसफ़र इज़ वॉइड। ए ट्रांसफ़र एज 500 टू हिज नाइस सी इफ़ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड, द ट्रांसफ़र इज़ वॉइड। तो अब ये भी क्या है, इमोरल कंडीशन है। अब सेक्शन 26 क्या कहता है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, अपने बेयर एक्ट पर नोट डाउन कर लें। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन कोलेटरल। अब प्रेसिडेंट कंडीशन जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसका पहले फुलफ़िल होना ज़रूरी है और बाद में ट्रांसफ़र होगा। मैंने क्या कहा कि यानी कंडीशन पहले फुलफ़िल होगी, ट्रांसफ़र बाद में होगा। और कंडीशन सब्सिक्वेंट ऐसी कंडीशन होती है जिसका बाद में फुलफ़िल होना ज़रूरी होता है, यानी पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फिर बाद में कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी होता है। और कोलेटरल जो है वो साथ साथ होती है, यानी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र होगी और साथ में साथ जो है कंडीशन भी फुलफ़िल होगी। तो प्रेसिडेंट तो अभी आपको इस सेक्शन से ही समझ आ जाएगी, और 26 से, और सेक्शन 29 जो है वो हमारा डील करता है कंडीशन सब्सिक्वेंट का। कोलेटरल का कहीं नहीं बताया गया, इसलिए कोलेटरल का मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल से, आपको अभी यहाँ पर समझ आ जाएगी। और प्रेसिडेंट को तो हम 26 सेक्शन में अभी समझ लेंगे और 29 सेक्शन में हम इंशाल्लाह जो है कंडीशन सब्सिक्वेंट को समझेंगे। अब कोलेटरल क्या है, कोलेटरल फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि इससे आपने क्या करना है, मेंटेनेंस करनी है किसकी, सी की। अब ये क्या है, ट्रांसफ़र भी हो रहा है और क्या है साथ साथ कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। तो अब अगर आप वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी हुई लेकिन आपने क्या करना है, मेंटेनेंस करते रहना है सी को, तो इसको कहते हैं हम कोलेटरल कंडीशन। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है वो इस सेक्शन से समझ लेते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफ़र इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ़ इट हैज़ बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद। कंडीशन प्रेसिडेंट का तो आपको पता है ना कि यानी इसका पहले फुलफ़िल होना ज़रूरी है और बाद में ट्रांसफ़र होगा। अब कहता है कि ऐसी कंडीशन रखी गई कि वो सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, यानी मेजॉरिटी के साथ जो है वो कंडीशन फुलफ़िल हो गई, यानी वो कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्गली फुलफ़िल हो गई। यानी कुछ हिस्सा जो है उस कंडीशन का एक पार्ट था जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन क्या हुआ, बाकी जो मेजर पार्ट था वो उससे उस कंडीशन को फुलफ़िल हो गई। अब वो मेजरली या स्ट्रॉन्गली जो मैं कह रही हूँ वो क्या मतलब है मेरा, ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगी। ए ट्रांसफ़र रेस 5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। अब ये देखें, सी, डी एंड ई, ये 3 बंदे हैं। वो कहता है कि ए कहता है बी को मेरे 5000 आपके हुए, ट्रांसफ़र रेस 5000 टू बी, लेकिन कंडीशन क्या रखता है कि उसको शादी करनी पड़ेगी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड डी। यानी जब वो करेगा शादी कंसेंट विद द कंसेंट ऑफ सी, डी और ई, तो क्या होगा, उसके 5000 उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, किसको, बी को। लेकिन अब क्या होता है, ई की डेथ हो जाती है। अब बी क्या करता है, शादी कर लेता है विद द कंसेंट ऑफ सी, डी। बी इज़ डीम टू हैव फुलफिल द कंडीशन, इसलिए वो 5000 बी के हो गए, क्योंकि अब एक बंदे की डेथ हो गई लेकिन बाकी जो थे सी और डी, उनकी तो कंसेंट उसने ले ली ना, यानी क्या हुआ, सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, यानी मेजॉरिटी के साथ उसने जो है वो कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है। एक ज़रा सा हिस्सा या एक ज़रा सा पार्ट जो है जो इम्पॉसिबल हो गया, यानी ई की डेथ हो गई है, उसकी कंसेंट वो नहीं ले सका, तो इसका ये नहीं मतलब कि अब ट्रांसफ़र ही वॉइड हो गया है। ट्रांसफ़र वैलिड है, कंडीशन भी सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद हो गई है, अब उसको जो है 5000 मिल जाएगा। ठीक हो गया, जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, जहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, स्ट्रांगली यानी फुलफ़िल हो जाती है। अच्छा, आगे अगली एग्जांपल क्या है, ए ट्रांसफ़र एज 5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई बट ऑब्टेन्स देयर कंसेंट आफ्टर द मैरिज, बी हैज़ नॉट फुलफिल द कंडीशन। अब पहले ही मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, क्या बता के आ चुकी हूँ कि कंडीशन जो है वो क्या है, उसको प्रेसिडेंट कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट कंडीशन में कंडीशन जो है वो पहले फुलफ़िल होती है, बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे क्या उसने किया, उसने जो है उसने शादी कर ली, उसने पहले क्या किया,
सी, डी और ई किसकी जो है वो कंसेंट लिए बगैर पहले शादी कर ली और बाद में जो है उसकी कंसेंट ले ली सी, डी और ई की। जबकि ट्रांसफ़र करने के लिए कंडीशन ये थी कि पहले जो है कंडीशन फुलफ़िल होगी, यानी वो पहले जो है कंसेंट लेगा और बाद में शादी करेगा, यानी उस मैनर में उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया गया जो मैनर बताया गया था। क्या समझें आप? अब इस केस में ट्रांसफ़र क्या है, वो नहीं हुआ, ट्रांसफ़र वैलिड ही नहीं हुआ, यानी वो उस कंडीशन फुलफ़िल ही नहीं हुई, तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। वो 5,000 अब बी को नहीं जाएंगे क्योंकि वो उस मैनर में नहीं हुई जो मैनर बताया गया था। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? कंडीशन ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब ये है कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, यानी प्रायर इंटरेस्ट का पहले ही मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, जहाँ पे एक बंदा पहले किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है प्रायर इंटरेस्ट बना के, फिर फर्दर किसी को सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ही बनाता है, जिसको हम प्रायर डिस्पोजिशन यानी अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी कहते हैं। तो वो अब इधर बताया जा रहा है कि अगर जो है क्या है प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी अल्टीरियर इंटरेस्ट के पास, सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी के पास, अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो जाएगी। तो ये क्या है? कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। आइए इसकी वर्डिंग को पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर, इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफ़र शैल फेल, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट। ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी है आपने, ये जो मैं अभी कर रही हूँ। इफ़ प्रायर डिस्पोजिशन एंड ट्रांसफ़र शैल फेल, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन क्या हो गई? फेल हो गई, यानी बी जो है वो फेल हो गया, तो अब उसके फेलियर पर क्या होगा? प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। Although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transferor, बेशक जो है वो फेलियर उस मैनर में नहीं हुआ जैसे कि ट्रांसफ़र ने प्रेस्क्राइब किया था, यानी ट्रांसफ़र ने जैसे कहा था। या आपको मेरी आगे मैं एग्जांपल दूंगी ना, उससे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। But where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of prior disposition failing in a particular manner। अब यहाँ पे जो है इतना ही फ़र्क है ऊपर और नीचे वाली बात में कि यहाँ पे जो है प्रायर इंटरेस्ट जो है एक मैनर में फेलिंग हो रहा है और ऊपर वाले में क्या है मैनर स्पेसिफाई नहीं है, बस सिर्फ क्या है फेल हो रहा है। ठीक है, नीचे में एक पर्टिकुलर मैनर प्रेस्क्राइब था, अगर उसी मैनर में वो फेल होता है तभी उसका फेलियर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब पहली वाली बात जो है जिसमें कोई मैनर नहीं है, मतलब बस जस्ट फेल हो रहा है वो। अब A transfer as 500 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so to C, B dies in A's lifetime, the disposition in favor of C takes effect। सिंपल सी सादा सी मिसाल दी हुई है इस सेक्शन की। क्या दी हुई है? प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया, ए ने कंडीशन रखी थी कि 500 रुपये के चले जाएंगे, किसको? बी को चले जाएंगे। अगर क्या वो करता है 3 महीने के अंदर अंदर क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है किसी सर्टन लीज़ को ए की डेथ के बाद। लेकिन एंड इफ़ ही शुड निगलेक्ट टू डू सो, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता किसी भी वजह से तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। अब इस केस में क्या हुआ? बी डाइज इन एज लाइफ टाइम। बी तो ए की ज़िंदगी में ही मर गया, तो अब वो 3 महीने वाली एग्जीक्यूशन कहाँ से करेगा? तो द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट। तो अब क्या है? प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को, क्योंकि बी प्रायर इंटरेस्ट क्या हुआ? फेल हो गया। अब यहाँ पे आपने चीज़ नोट करनी है कि कोई जो है वो मैनर नहीं है, यानी कोई मैनर नहीं था। नीचे आपको समझ आएगी कि व्हाट आई मीन बाय मैनर। किसी एक मैनर में उसका फेलियर नहीं हुआ। अब देखें, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम। अब ये क्या है? बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम ट्रांसफर्स टू बी। लेकिन अगर जो है कहता है ए ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी किसको? अपनी वाइफ को, और कहता है लेकिन कहता है कि अगर उसकी डेथ जो है ए की ज़िंदगी में ही हो गई तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? बी को।
अब ये इसे कहते हैं मैनर। अब एक उसने मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया कि अगर उसकी वाइफ की पहले डेथ हो जाती है, केस कि उसकी वाइफ जो है एक ही ज़िंदगी में ही मर जाती है, तब ट्रांसफ़र होगी किसको, प्रॉपर्टी बी को। ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है, दैट विच ही हैड ट्रांसफ़र टू हर, यानी उसकी बीवी की प्रॉपर्टी चली जाएगी बी को अगर बीवी मर जाती है एक ही ज़िंदगी में। एंड ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर। अब क्या होता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ए और उसकी बीवी की जो है वो डेथ इकट्ठे हो जाती है, एक्सीडेंट में लेट्स सपोज हो जाती है, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम। अब हमें क्या पता, उस एक्सीडेंट में तो सारे लोग मारे गए, अब हमें क्या पता, कैसे पता चले कि ए की पहले डेथ हुई या उसकी वाइफ की पहले डेथ हुई। अब हमें यहाँ पे क्या है, मैनर का ही नहीं पता चल रहा कि वो मैनर फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी बी की डेथ उसकी ज़िंदगी में ए की हो रही है या नहीं हो रही, ये तो डिटर्मिन करना ही इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट, यानी वो मैनर फुलफ़िल नहीं हुआ, इसलिए जो है अब ट्रांसफ़र बी को नहीं हुआ। आई होप आई मेड दिस सेक्शन क्लियर टू यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे कर सकते हैं, बहुत ईजी सेक्शन है ये। अच्छा, सेक्शन 28 पर आ जाते हैं। अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशन और हैपनिंग और नॉट हैपनिंग और स्पेसिफाइड इवेंट, यानी अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशनल है किस पर, किसी इवेंट के होने ना होने पर, ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। अब इस बेयर एक्ट की वर्डिंग पढ़ते हैं। ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट, यानी ये जो सेक्शन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या बताता है, ये बता रहा है कि ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड टू एक्रू टू एनी पर्सन with the condition superseded that in case specified uncertain event shall happen। ये आपने अंडरलाइन करना है, specified uncertain event, यानी ऐसी कोई कंडीशन जो कि अनसर्टन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। shall happen such interest shall pass to another person or that in case a specified uncertain event shall not happen, ये भी आपने अंडरलाइन करना है, specified uncertain event shall not happen। अगर तो वो नहीं होता, यानी कोई ऐसा कंडीशन रखी जो कि अनसर्टन है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर तो वो हो जाती है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी यहाँ पे अल्टीरियर ट्रांसफ़र की बात हो रही है। इसमें ये फ़र्क है कि ए जो है उसने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था बी में, बी ने आगे कोई भी कंडीशन रख के क्या कहा था, वो कंडीशन कैसी है, अनसर्टन, यानी वो जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी वही उसी से समझ लें कि जिसमें मैंने कहा था कि ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को और बी से कहता है कि अगर सी जो है वो फर्स्ट डिवीज़न ले लेता है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को। अब ये क्या है, एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है जो कि शैल हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन, तो अगर ये हो जाता है तो इंटरेस्ट पास ऑन हो जाएगा दूसरे बंदे को, और इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन। तो अगर नहीं होता तो दूसरे बंदे को भी इंटरेस्ट जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन लगाई गई है कि अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसी से समझिए कि मैंने कहा था कि सी अगर फर्स्ट डिवीज़न ले लेता है तो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं लेता तो प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी बी को। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो कहता है बी को कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो किसको देनी है, ई को। अगर तो वो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में जितने भी दरख्त हैं अगर उसको काट लेता है तो प्रॉपर्टी आपने दे देनी है ई को। अगर वो फॉरेस्ट में जितने भी दरख्त हैं वो काट नहीं सकता, यानी इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच इंटरेस्ट शैल पास टू एन अदर पर्सन, तो फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, वो कह सकता है कि अगर वो नहीं काटता तो प्रॉपर्टी चली जाएगी एफ़ को। In each case, the disposition are subject to the rules contained in section 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 27। यानी इन सेक्शंस के कॉन्ट्राडिक्शन में जो हैं वो नहीं होना चाहिए, इनमें जो बताया गया उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं होगा, यानी इनके रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस बात पर क्या करेंगे, अमल करेंगे।
आगे आ जाता है सेक्शन 29। अब ये सेक्शन 29 क्या कहता है? ये उसी की कंटिन्यूएशन है सेक्शन 28 की। बस ये कह रहा है स्ट्रिक्टली सेक्शन 28 को फुलफ़िल होना चाहिए। तो वर्डिंग पढ़ लेते हैं इसके। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द काइंड कंटेम्पलेटेड बाय द फास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक इफेक्ट। यानी पहले वाला जो पीछे गुज़श्ता सेक्शन हमने पढ़ा है उसमें जो कहा गया है कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ जो है वो उसमें जो कंडीशन रखी गई है उसको क्या है स्ट्रिक्टली फुलफ़िल होना चाहिए। यानी अगर वो नहीं होती तो नहीं होगी अल्टीरियर डिस्पोजिशन, और अगर वो होती है तो वो टेक इफ़ेक्ट होगी। इलस्ट्रेशन इसकी क्या है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ए ट्रांसफ़र एस 500 टू बी पेड टू हिम ऑन हिज अटेनिंग हिज मेजॉरिटी और मैरिंग विद अ प्रोविजन दैट इफ बी डाइज अ माइनर और मैरिज विदाउट सीज कंसेंट द रेस्ट 500 शैल गो टू डी। अब क्या है कंडीशन कि ए ने जो है 500 रुपये किसको ट्रांसफ़र किए बी को, और कहा कि उसको मिलेंगे बी को कब मिलेंगे, ऑन हिज अटेनिंग हिज मेजॉरिटी, जब वो क्या है मेजॉरिटी की एज एक्वायर कर लेगा, और या फिर क्या करेगा बी जो है वो मैरी करता है और मैरिंग या फिर वो शादी करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बी जो है वो माइनर ही मर जाता है या फिर सी की मर्ज़ी के बगैर ही शादी कर लेता है। तो अब क्या है कंडीशन क्या थी कि वो एक तो मेजॉरिटी की एज एक्वायर करेगा, दूसरा शादी करेगा सी की कंसेंट से। अगर वो सी की कंसेंट से शादी नहीं करता या फिर एज ऑफ मेजॉरिटी एक्वायर नहीं करता तब प्रॉपर्टी चली जाएगी किसको, डी को। ये थी कंडीशन। अब क्या हुआ, बी ने लेट्स सपोज बी की पहले डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, डी को। और अगर बी की लेट्स सपोज डेथ नहीं हुई, उसने शादी कर ली और शादी नहीं की विद द कंसेंट ऑफ सी, तब भी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, डी को। ये सेक्शन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो कंडीशंस हम पिछले सेक्शन यानी सेक्शन 28 में पढ़ के आए हैं उसको स्ट्रिक्टली फुलफ़िल होना चाहिए। अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो अगर बी जो है जिस पर वो कंडीशन रखी गई थी वो फेल हो जाता है तो किसको जाएगी प्रॉपर्टी, डी को चली जाएगी। अच्छा जी, आगे है सेक्शन 30। प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। यानी प्रायर डिस्पोजिशन जो है यानी प्रायर इंटरेस्ट फेल नहीं होता, इनवैलिड नहीं होता अगर अल्टीरियर इंटरेस्ट जो है वो उसके इनवैलिड होने से। यानी अगर अल्टीरियर इंटरेस्ट कौन था, मैं अभी तक आपको एग्जांपल देती आई हूँ। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, फिर कहा कोई कंडीशन रख दी, कहा सी जो है वो दरख्त काट के ले आएगा तो उसे क्या करना, ये प्रॉपर्टी उसे दे देना। अगर वो नहीं लेके आता तो ये प्रॉपर्टी अपने पास रखना। तो अब ये क्या है, ये अब प्रायर कौन है, इंटरेस्टी कौन है या प्रायर डिस्पोजिशन कौन है, किसको की जा रही है, बी को। और अल्टीरियर डिस्पोजिशन किसे है, सी को। और सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी कौन बनेगा, सी बनेगा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बनेगा। अच्छा, इफ़ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज़ नॉट वैलिड। अब कहता है कि अल्टीरियर जो है वो सी जो है वो लेट्स सपोज अनसाउंड माइंड का बंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका फेलियर हो गया है यानी वो अब नहीं बन सकता, इस काबिल ही नहीं है कि उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गई है, यानी प्रायर इंटरेस्ट एज इट इज़ वैलिड रहेगा। बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई वो वैलिड रहेगी, बेशक सी जो है वो अनसाउंड का हो गया है, माइंड का हो गया है, तो इसका मतलब प्रायर इंटरेस्ट फेल नहीं होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है उसको भी समझ लेते हैं। ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी फॉर हर लाइफ एंड इफ़ शी डू नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड टू सी। ए ने जो है अपना एक फार्म था वो बी को ट्रांसफ़र किया उसकी ज़िंदगी के लिए, और कहा कि अगर वो अपने खाविंद को नहीं छोड़ती तो ये किसको चला जाएगा, सी को। बी एंटाइटल टू द फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ एज इफ़ नो कंडीशन हैड बिन इंटरेस्टेड। तो ये कंडीशन क्या है, इमोरल उसने लगाई है। इस केस में जो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन फेल हो जाती है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी का इंटरेस्ट नहीं बनता, तो वो बनता ही नहीं है सब्सिक्वेंट इंटरेस्टी। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इनवैलिड है क्योंकि आपने एक इमोरल कंडीशन लगा कर आगे जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है कि बी जो है वो अपने खाविंद को इफ़ शी डू नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड तो तब जो है वो सी को चली जाएगी। तो ये क्या है, इनवैलिड इमोरल कंडीशन है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, तो क्या है सी को चली जाएगी। तो वो क्यों छोड़ेगी, ये एक इमोरल कंडीशन है। तो बी एंटाइटल्ड टू द फार्म ड्यूरिंग